तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम कोई आर्टिफिशियल इक्विपमेंट या कुछ यूज करके प्रेशर को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है उसी का प्रेशर निकाल रहे हैं। तो एयर प्रेशर लिखिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिए। तो इसमें हम लोगों ने पहला जो रिलेशन देखा होगा वो देखा होगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम लोगों ने देख रखा होगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्या देखा होगा कि एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, ये देख लिया। इसमें हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह का डिस्कस किया था और देखा था कि उसकी वजह से क्या होता है, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर या जो छोटे लैटिट्यूड्स होते हैं उन लैटिट्यूड्स यानी 0 डिग्री या 10 डिग्री 5 डिग्री लैटिट्यूड जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब वही हम 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री लैटिट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ में आप पाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगता है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा दिखता है। बट यहाँ कंडीशन क्या थी कि ये प्रेशर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। इसको हम क्या, इसको हम लोग, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल होता है। हम इसको काउंट में नहीं लेते। लेकिन कभी भी ये बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि असर्शन रीजन में या ट्रू एंड फॉल्स में पूछा तो वहाँ आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड या 60 डिग्री लैटिट्यूड, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि अफ्रीका का कोई एक प्लेस दे देगा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हो और क्या करेगा, आर्कटिक सर्कल यानी कि ग्रीनलैंड वगैरह का कोई प्लेस या अलास्का जैसा कोई प्लेस दे देगा और दोनों के क्या कहते हैं, सेंटेंस इस तरह से बना देगा कि वहां पर टेम्परेचर का रोल खत्म दिखेगा। तो क्या करेंगे, तो वहां पर हम किसका रोल लेकर आएंगे, वहां पर हम रोल लेकर आएंगे अर्थ के रोटेशन का। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और जो रोल होता है बड़ा है वो है थर्ड जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का पर इफेक्ट डालता है प्रेशर में वो है, लिखिएगा प्रेशर आल्सो वेरीज ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर जो है वो ग्रेविटी की वजह से भी वेरी करता है। अब कैसे, तो अगर ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो आप यही देखो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी इक्वेटर पर ज़्यादा होती है कि पोल पर, दोनों, क्योंकि अर्थ का शेप बिल्कुल सर्कुलर तो है नहीं। अर्थ कैसे हुई है, थोड़ा सा ज्योइडल शेप में है, बिल्कुल सर्कुलर है नहीं अर्थ। तो ग्रेविटी इक्वेटर पर और पोल पर दोनों डिफर कर जाती है। और प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज नथिंग देन एम जी बाई एरिया। और एम जी क्या है, एम अगर हमारा, अरे सॉरी ये एम जी तो वो है ना वो वाला क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला अगर जो हम लोग जी लेते हैं तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वेटर पर और पोल पर दोनों वेरी कर जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में। तो जब हम फोर्स निकालते हैं एम जी, तो इस जब जी वेरी करेगा तो स्मॉल जी भी
वेरी कर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोल पर और इक्वेटर पर हमें प्रेशर अलग अलग देखने को मिलता है। पर इसके लिए भी आपको ज़्यादा दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना लिखने के बाद आप इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि बट आल्सो नेग्लिजिबल। इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है ना, ये भी नेग्लिजिबल माना जाता है। तो इसलिए इसका भी कोई बहुत ज़्यादा हमें, और इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन बनेगा तो टेम्परेचर पर बनेगा, रोटेशन पर फंसाने के लिए बना सकता है थोड़ा सा। और अब जो चौथा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। भाई कितने वाटर वेपर मौजूद हैं जो क्वांटिटी में, वही उस वहाँ की ह्यूमिडिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर कम है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है। इफ ह्यूमिडिटी डाउन हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट क्या निकलेगा? वाटर वेपर की क्वांटिटी भी क्या हो रही है? डाउन हो रही है। इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, इसका मतलब है कि वाटर वेपर कंटेंट आल्सो इंक्रीजिंग। यही है सिंपल सा फंडा। तो अब हमें इस पर क्या आएगा, एयर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, ये समझना वाली बात है। तो इसके लिए आपने एक बार वहां पर भी क्या कहते हैं, टेम्परेचर में भी आपने देखा था, खास करके लैप्स रेट के टाइम, कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है और घटती है तो लैप्स रेट पर, या जिस हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड से, जो नॉर्मल लैप्स रेट है उसकी, वो क्या होता है, बदल जाता है। अगर ड्राई एयर है तो नॉर्मल लैप्स रेट 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाता है। अगर नॉर्मल जितना ह्यूमिडिटी होती है उतना ही है तो वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो लैप्स रेट कम हो जाता है, वो हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये हमने देख रखा था। अब यहाँ क्या होगा, अब ये ह्यूमिडिटी प्रेशर पर क्या इफेक्ट करेगी? तो ह्यूमिडिटी का आने का मतलब क्या हुआ? वाटर वेपर आ गया, और वाटर वेपर आ गया इसका मतलब है कि एयर का मास बढ़ गया, यही होगा ना। और जब मास बढ़ा इसका मतलब है कि mg बढ़ गया, वेट बढ़ गया, इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक लग रहा है ये, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। जो सिंपल दिखता है कभी कभी वो ऐसा होता नहीं है। ये मैंने जानबूझ को आपको इस तरह बताया, लेकिन क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठनी है कि जो टेम्परेचर वाले कंडीशन में होता है वो यहाँ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। क्यों, कैसे, तो उसको समझते हैं। चलिए, तो भाई फिर से वही अपना कंसेप्ट, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। उसी पर देखिए सब कुछ डिसाइड होना है। चलिए, तो अब हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर जिसका एरिया ए है,
या रुकिए इसको ऊपर लिखते ताकि एक साथ पूरा क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी, तो रब करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एरिया लिया, एरिया ए, और एक लिया, ये भी लगभग लगभग सेम ही ले, लगभग क्या दोनों का एरिया बराबर लेंगे तभी तो। ये है एरिया बी, ठीक। तो एरिया ए इज इक्वल टू एरिया बी। भाई कंपेयर करना है तो बेस तो सेम रखना पड़ेगा ना, ठीक है। और क्या है, बोथ एट सेम मीन सी लेवल। एमएसएल का मतलब मीन सी लेवल, यानी दोनों का अल्टीट्यूड भी सेम है, ठीक। अब इनिशियल केस, इनिशियली एच एच दोनों का ह्यूमिडिटी सेम थी, ठीक है। ये एरिया ए है अर्थ कहीं पर, और उसी अल्टीट्यूड पर हमने क्या लिया है, एरिया बी कहीं पर लिया। दो इनिशियल में देखा दोनों पर एच एच ह्यूमिडिटी थी। नाउ अब क्या होगा, एट ए हमने क्या किया, ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करा दिया, एंड या कोई ऐसा कंडीशन हुआ जिससे ए पर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, और एट बी क्या हुआ, ह्यूमिडिटी डाउन हो गई, ह्यूमिडिटी डाउन हो गई, ठीक है। यानी दोनों में अब डिफरेंस हो गया। अब जब डिफरेंस हो गया तो अब समझते हैं कि गेम कहां पर हुआ। आपने कहा कि एच बढ़ गया तो मास बढ़ गया होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, खुला हुआ है, आपका एटमॉस्फेयर क्लोज तो है नहीं। ए के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा ना, इस ए के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर एटमॉस्फेयर होगा, इस बी के ऊपर भी ऐसे परपेंडिकुलर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों खुला हुआ एरिया है। अब जैसे अब आपने देखा, अब आप आओ अपने एयर के कंसेप्ट पे। जो एयर होती है, इस एयर का कंपोजिशन आपको पता है, एयर का कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 78%, ठीक है। या ऐसे लिखिए ताकि और क्लियर समझ में आए कि एयर का कंपोजिशन क्या है, 78% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कितना है, 78% ऑफ नाइट्रोजन। और हमें यह भी पता है मॉलिक्यूलर मास। भाई हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल की मास कर बात कर रहे हैं ना, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वही देखना है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28, 14 इसका एटॉमिक नंबर है, 14 28 इसका है मॉलिक्यूलर मास है। 21% ऑफ ऑक्सीजन, ये है 21% का मतलब क्या हुआ, इसका अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 दूना 32, ठीक है। अब आते हैं H2O, पानी, वाटर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर, यानी कि H2O गैसियस फॉर्म में। तो H2O यानी कि वाटर जब गैसियस फॉर्म में है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 × 2 + 16 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 18, नहीं 2 × 1 ना, हाइड्रोजन तो 1 होता है, 2 × 1 तो 16 तो 18, कितना हो गया, 18 हुआ। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 18 हुआ, ठीक। ये इतना है नॉर्मल कंडीशन में, ये इतना है नॉर्मल कंडीशन में। अब जब आप कहीं पर भी, अब देखिए
अब आप इसको जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है। 8 8 16 और 2 18, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6 1 7, 78 नॉर्मल कंडीशन। ठीक, अब हम लेते हैं ए का, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, एच फॉर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज क्या करेगी, इफ, या ऐसे लिखिए एज H2O यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज then it replaces N2 and O2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है ह्यूमिडिटी, भाई एयर तो क्या है, बधी हुई तो है नहीं, ये तो है नहीं उसको कंटेनर में रखा है, वो तो ओपन है, तो जहां पर जो जितना होना चाहिए वहां उतना है। जब कोई एक चीज वहां बढ़ेगी तो दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी। तो अगर ए पर हाइड्रोजन H2O बढ़ा यानी कि वाटर वेपर की मात्रा बढ़ी, अगर ए पर वाटर वेपर की मात्रा बढ़ी, इसका मतलब है कि वो उसने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वहां से कम कर दिया। अगर ए पर H2O यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उसने वहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम कर दी। अगर यही एक पैक्ड कंटेनर होता और उसमें आप वाटर वेपर भरते चले जाते तो क्या होता, तब केस अलग हो जाता, सिनेरियो बदल जाता। लेकिन ये क्या है, ये तो पूरा ओपन है एरिया। ओपन एरिया में जब आप कोई चीज बढ़ाओगे तो बाकी चीज वहां से छोड़कर भाग जाएंगे। वही यहां पर होता है, वही चीज यहां होनी है। भाई कहीं पर भी आप देखते हो कि कुछ मतलब इस तरह से यूं समझ लीजिए कि जो ये ह्यूमिडिटी वाले यानी कि वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करते हैं, वहां से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन और इसके मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये 18 वाला 28 और 32 को रिप्लेस करेगा तो ओवर रिजल्टेंट क्या आएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या यानी छोटा मास बड़े मास वालों को हटा दे रहा है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, कम हो जाएगा ना, रिजल्टेंट कम हो जाएगा। वही चीज यहां है, जैसे कि इसको पूरा कंप्लीट तो फिर समझाता हूं। तो रिप्लेसेस द N2 and O2 molecules, so overall molecular mass, over molecular mass decreases, ये नीचे का एरो का मतलब है डिक्रीजेज। ठीक है, तो ओवरऑल मास डिक्रीज कर जा रहा है, कैसे, तो समझिए इनिशियली यानी कि जब ह्यूमिडिटी H है, इनिशियली यानी कि व्हेन ह्यूमिडिटी H है, जब ह्यूमिडिटी H है तो क्या होगा, मान लेते हैं नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं या 3 मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, तो कितने हो गया 28 इंटू 3, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं तो कितना हो जाएगा 32 गुने 2, और वाटर का H2O का 1 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया 18, इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए जब H2O बढ़ेगा तो इसको और इसको कम कर देगा, तो अब व्हेन H इंक्रीजेज तो क्या करेगा, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को 3 के बदले 2 कर दिया तो कितना हो गया 28 गुने 2, ऑक्सीजन के 2 से 1 कर दिया तो कितना बचा 32 गुने 1, और H2O के मॉलिक्यूल
3 हो गए तो कितना हो गया, 18 गुने 3। अब इसका आप रिजल्टेंट निकालो। अब आप अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, यही दिखेगा कि यहाँ पर क्या हो गई, ओवरऑल मात्रा कम हो गई। जब ओवरऑल मात्रा कम हो गई तो इससे क्या हुआ, ओवर ह्यूमिडिटी बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। और जब मॉलिक्यूलर मास कम हो गया रिजल्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, mg जो रिजल्टेंट mg लग रहा है तो m कम g उतना ही है, तो क्या निकलेगा, mg कम हो जाएगा। यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, और मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से रिजल्टेंट जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो बढ़ी ह्यूमिडिटी एयर प्रेशर को कम कर देती है। तो जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहां एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको लिख लीजिए कि व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, इसको रब कर दूं तब लिखिए। तो यहाँ लिखिए, सो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेज, ओवरऑल मॉलिक्यूलर डिक्रीजेज, सो हाई ह्यूमिडिटी, सो हाई ह्यूमिडिटी रिजल्ट क्या करेगी, लेस एयर प्रेशर। हाई ह्यूमिडिटी लेस एयर प्रेशर। हाँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो खैर अब इसके बाद आप दूसरा एक डायग्राम बनाकर लिखिएगा कि व्हेन h इंक्रीजेज, क्या, व्हेन h इंक्रीजेज तो क्या होगा, H2O ग्रेटर देन N2 एंड O2, H2O ग्रेटर देन N2 एंड O2। मैं दूसरा नहीं बना रहा हूं, आप दूसरा बनाइएगा और उसमें लिखिए कि व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन टोटल H2O का जो है क्या कहते हैं क्वांटिटी, वो N2 और O2 से बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा, H2O N2 और O2 से बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, H इंक्रीजेज, सो ओवरऑल मास डिक्रीजेज, सो ओवरऑल मास, किसका मास, एयर मास, सो ओवरऑल एयर मास डिक्रीजेज, सो प्रेशर डिक्रीजेज। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। एंड व्हेन, और दूसरे केस में लिखिएगा, इसमें H डिक्रीज हो रहा है तो इसका क्या रिजल्टेंट निकल के आएगा, व्हेन H डिक्रीज का मतलब है कि H2O लेस देन N2 एंड O2। जब H2O लेस देन O2 है इसका मतलब क्या है, सो ओवरऑल मास इंक्रीजेज, सो प्रेशर इंक्रीजेज। तो ह्यूमिडिटी कम होने पर प्रेशर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर थे जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर पर इफेक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर था टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर था रोटेशन, तीसरा फैक्टर था ग्रेविटी और चौथा फैक्टर था ह्यूमिडिटी। तो इसको अगर समराइज कर लिया जाए चारों को तो क्या निकल के आएगा, तो अगर मैं ये चारों फैक्टर, किसको, टेम्परेचर, रोटेशन, ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, चारों को समराइज किया जाए तो क्या निकल के आएगा, तो हम लोग के पास आएगा फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, पहला किसके साथ है, विथ टेम्परेचर। पहला हमने टेम्परेचर के साथ देखा था, तो टेम्परेचर के साथ क्या केस है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इफ
temperature increases then pressure decreases. If temperature, T for temperature, P for pressure, temperature increases, pressure decreases, and if temperature decreases then pressure increases. पहला कंक्लूजन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये निकला, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन किसके साथ है? विथ ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी नहीं, रोटेशन देखे थे ना, चलिए ग्रेविटी लिख लेते हैं फिर रोटेशन लिख लेंगे। विथ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बढ़ेगी तो mg को बढ़ा देगी, mg बढ़ गया तो इसका मतलब कि प्रेशर लगने वाला फोर्स बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया। तो इसका क्या निकल के आएगा कि इफ ग्रेविटी इंक्रीजेज, g फॉर ग्रेविटी इंक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज, इफ ग्रेविटी डिक्रीजेज देन प्रेशर डिक्रीजेज। इस तरह से शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से शॉर्ट में लिख लीजिए। सेंटेंस में लिखेंगे तो बार बार पढ़ने में भी दिक्कत होगा। देन है विथ रोटेशन, विथ रोटेशन, तो रोटेशन के साथ क्या है? रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर। भाई जहां पर रोटेशन ज़्यादा है, यानी कि इक्वेटर पर रोटेशन ज़्यादा है, तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो रहा है, और 60 डिग्री पर रोटेशन कम है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या निकल के आएगा? तो यहाँ देखिए अर्थ तो एक बराबर रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ के शेप की वजह से हमें रोटेशन की स्पीड, यानी कि क्या हमारी जो स्पीड है वो हमें अलग अलग फील हो रही है, इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। तो क्या होगा? इफ रोटेशन इंक्रीजेज देन प्रेशर डिक्रीजेज, और यहां पर क्या होगा? इफ रोटेशन डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। और चौथा कंडीशन हम लोग का क्या है? चौथा कंडीशन है विथ ह्यूमिडिटी। किसके साथ है? ह्यूमिडिटी के साथ। तो ह्यूमिडिटी के साथ भी हम लोग का क्या है? रिलेशन इनवर्स भी ही है। तो एयर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो क्या होगा? रिजल्टेंट इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है। एंड इफ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज। तो ये चारों का आपको कंक्लूजन लिखा दिया गया। ये चार कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। किसके किसके? टेम्परेचर, ग्रेविटी, रोटेशन एंड ह्यूमिडिटी। जिसमें से ग्रेविटी निग्लिजिबल है, रोटेशन निग्लिजिबल है, ये दोनों क्या है? नेग्लिजिबल है, और ये भी नेग्लिजिबल है। मेन कौन कौन से हैं? टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है, ह्यूमिडिटी सेकेंड फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ही मेन फैक्टर हैं एयर प्रेशर के, बाकी दोनों निग्लिजिबल हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस पर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत रेयर चांसेस हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बचकाना वाला लगेगा, ये रोटेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने पहले तो क्या पढ़ लिया? टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा, तो ये प्रेशर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये अलग अलग एरिया में
अलग अलग क्या करता है, एक अपना बेल्ट, अपना एरिया बना लेता है और वो हमेशा परमानेंट वही एरिया बना रहता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं उसको कि क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर बेल्ट। तो अब हम लोग चलेंगे किसको पढ़ने, प्रेशर बेल्ट को। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर बेल्ट।